अब आगे चलते हैं। अगला स्रोत है व्यापारिक साख। व्यापारिक साख एक व्यापारी द्वारा दूसरे व्यापारी को वस्तुओं व सेवाओं के क्रय के लिए दी गई उधार की सुविधा को कहते हैं। हम जानते हैं कि कई बार एक व्यापारी अपने व्यवसाय के कच्चे माल या कई वस्तुओं या सेवाओं को किसी अन्य व्यापारी से उधार में खरीदता है। इस उधार की सुविधा को व्यापारिक साख कहते हैं। व्यापारिक साख बिना तुरंत भुगतान किए माल की आपूर्ति की निरंतरता बनाए रखती है, इसलिए इसे एक अच्छा स्रोत माना जाता है। हालांकि यह एक अल्पकालीन स्रोत है। आप व्यापारिक स्रोत कई वर्षों के लिए नहीं प्राप्त कर सकते, कुछ महीनों या दिनों के लिए होता है। इसके मुख्य लाभ इस प्रकार है। पहला, यह बड़ा ही सुविधाजनक व एक सतत स्रोत है, क्योंकि आपके जो पूर्ति करता है, आपके जो व्यापारी हैं जिनसे आप सामान खरीदते हैं, वो निरंतर आपको यह उधार प्राप्त करते हैं, तो एक सतत यानी निरंतर स्रोत है। दूसरा, यदि ग्राहक की साख की स्थिति का विक्रेता को ज्ञान हो, यानी यदि मान लीजिए हम ग्राहक हैं, हम एक व्यापारी से कच्चा माल उधार खरीदते हैं और वह यदि हमें अच्छे से जानता हो, उसे पता हो कि हमारी साख की स्थिति ठीक है, तो वह हमें तुरंत साख दे देगा, यानी कि यह पूंजी का एक बड़ा ही शीघ्र प्राप्त होने वाला स्रोत है। तीसरा, यह हमारे व्यवसाय की बिक्री को बनाए रखने व आगे बढ़ाने में सहायता करती है, क्योंकि इसके द्वारा हमें कच्चे माल की अच्छे से पूर्ति होगी तो हम अपने व्यवसाय में बिक्री को निरंतर बना पाएंगे। चौथा, इस पूंजी से हमारी संपत्तियों पर सामान्यतः कोई प्रभार नहीं पड़ता। ये कोई ऐसा ऋण या लोन नहीं है जिसके लिए हमें अपनी संपत्तियां गिरवी रखनी पड़े। ये थे इसके कुछ लाभ। यदि हानियों की बात करें या सीमाओं की बात करें, तो सबसे पहली सीमा यह है कि कई बार जब व्यापारिक साख बहुत आसानी से मिल जाता है तो कई फर्म इसके कारण अति व्यापार करने लगते हैं। वो कुछ ज्यादा ही कच्चा माल खरीद के जुटाने लगते हैं, कुछ ज्यादा ही वस्तुएं या स्टॉक जमा करने लगते हैं, जो कि फर्म के लिए जोखिम का कारण बनता है। दूसरा, इस माध्यम से केवल सीमित कोष ही जुटाए जा सकते हैं, आप बहुत बड़ी संख्या में ऋण प्राप्त नहीं कर सकते इससे। व तीसरा, यह धन एकत्रित करने के अन्य स्रोतों की तुलना में अधिक खर्चीला माना जाता है। ये थे व्यापारिक स्रोत के लाभ व उसकी कमियां। आइए अब बात करते हैं तीसरे स्रोत की। तीसरा स्रोत है लीज वित्तीयन या लीज फाइनेंस। बच्चों, लीज एक प्रकार का अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक पक्ष जो कि किसी संपत्ति का स्वामी है, वो किसी दूसरे पक्ष को एक निश्चित भुगतान के बदले में वह संपत्ति इस्तेमाल करने का अधिकार देता है। मान लीजिए मेरे पास एक फर्नीचर या एक टेबल है और आपको उस टेबल को उपयोग करने की आवश्यकता है। मैं आपको यह टेबल बेचूंगा नहीं, बल्कि एक प्रकार से मैं आपको इसे किराए पर दूंगा। आप एक निश्चित भुगतान के बदले में मेरी इस टेबल का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि लीज की जो यह व्यवस्था है वो किसी संपत्ति को एक निश्चित अवधि के लिए किराए पर देने जैसी है। संपत्ति का जो स्वामी होता है वो पट्टाकार कहलाता है, जबकि उसका जो उपयोग करता है वो पट्टाधारी कहलाता है। इस प्रकार का वित्तीयन या यह स्रोत ऐसी संपत्तियों के मामले में बड़ा ही प्रचलित है जो तीव्रता से बदलते तकनीकी विकास के कारण शीघ्र अप्रचलित हो जाते हैं। यानी यदि कोई ऐसी मशीन है, मान लीजिए, जिसकी तकनीक बड़ी जल्दी बदलती है, ऐसे में कोई कंपनी या व्यवसाय उस मशीन पर करोड़ों रुपए या लाखों रुपए खर्च करके खरीदने की बजाय यह कोशिश करती है कि कहीं से वो मशीन उसे किराए पर मिल जाए, क्योंकि उसे पता है कि यदि आज हम करोड़ों रुपए खर्च करके खरीद भी लें तो कुछ समय बाद तकनीक बदलने से यह मशीन बेकार हो जाएगी। ऐसे में ऐसी मशीनों का इस्तेमाल किराए पर लेके करना ही बेहतर माना जाता है। इसके निम्नलिखित लाभ निकल कर आते हैं। सबसे पहला, जो पट्टाधारक यानी जो उपयोग करता है उसे बड़े ही कम निवेश पर एक बड़ी संपत्ति प्राप्त हो जाती है। दूसरा, इसमें प्रलेखीकरण बहुत सरल होता है, ज्यादा झंझट नहीं होते, इसलिए इसका वित्तीयन बड़ा आसान माना जाता है। तीसरा, पट्टाधारक द्वारा जो लीज का किराया भुगतान किया जाता है उसे वो अपनी लाभ की गणना में से घटा सकते हैं, क्योंकि यह एक व्यय है। तो यह एक प्रकार से उनके कर के भुगतान को बचाने में भी सहायता करता है, क्योंकि एक व्यय के भांति वो उसे अपने लाभ में से घटा सकते हैं। इसके अलावा इस प्रकार से वित्त लेने पर स्वामित्व या व्यवसाय पर भी नियंत्रण नहीं होता, या नियंत्रण कम नहीं होता, क्योंकि यदि मैं किसी से एक मशीन किराए पर ले रहा हूं, एक प्रकार का मैं ऋण ले रहा हूं, लेकिन वह व्यक्ति
मेरे व्यवसाय पर नियंत्रण नहीं पाएगा, तो इससे मेरे व्यवसाय पर मेरा नियंत्रण कम नहीं होगा। इसी तरह इस प्रकार के समझौते से मेरी ऋण लेने की क्षमता पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसे एक प्रकार का ऋण नहीं माना जाता। तो मेरी ऋण लेने की क्षमता बनी की बनी रहती है, तो मैं आगे और भी ऋण ले सकता हूं। लीज देने वाले व्यक्ति यानी पट्टाकार के लिए भी एक अच्छी चीज होती है, क्योंकि उसे अपनी संपत्ति को किसी को देना भी नहीं पड़ता, संपत्ति का स्वामित्व तो उसके पास ही रहता है और उसे एक निरंतर किराया भी मिलते रहता है। इसकी कुछ सीमाएं इस प्रकार है। कई बार इस व्यवस्था में संपत्ति के उपयोग पर कई प्रकार की रोक लगाई जाती है, जैसे कि हो सकता है कि पट्टाधारक को संपत्ति में किसी प्रकार का परिवर्तन करने की अनुमति ना हो, क्योंकि स्वामित्व तो पट्टाकार के पास ही है ना। पट्टाधारक तो केवल उपयोग कर रहा है, उसके पास उसका स्वामित्व अधिकार नहीं है, तो वो उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर पाएगा। दूसरा, पट्टे के समझौते का नवीनीकरण ना होने पर व्यवसाय के संचालन में दिक्कत आ सकती है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति से कोई मशीन मान लीजिए पट्टे पर ली थी, अब यदि वो व्यक्ति उस समझौते को दोबारा से नहीं चालू कर रहा है, जब उसका समय खत्म हो जाए, मान लीजिए 5 साल के लिए था, तो 5 साल खत्म होने पर यदि वो व्यक्ति उस समझौते का नवीनीकरण नहीं करेगा, तो पट्टाधारक के सामने एक समस्या खड़ी हो जाएगी कि पिछले कुछ समय से वह उस मशीन के भरोसे अपना व्यवसाय चला रहा था, अब इस व्यक्ति ने उसे आगे देने से मना कर दिया। अब पट्टाधारक के सामने एक समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तीसरा, उपकरण यदि अनुपयोगी है या पट्टाधारक लीज अनुबंध को इसकी अवधि से पहले ही समाप्त करना चाहता है, तो इसके बदले में कई बार उसे एक ऊंची राशि का भुगतान करना पड़ता है। चौथा, पट्टाधारक कभी भी उस संपत्ति का स्वामी नहीं बन पाता, इस कारण उसे उस संपत्ति का अवशेष मूल्य भी नहीं मिलता। राशि का भुगतान करने के बाद भी हम उस संपत्ति के स्वामी नहीं बन रहे, तो क्या फायदा फिर इसका। तो ये इसकी कुछ कमियां थी जिनका ध्यान रखते हुए सामान्यतः व्यवसाय या कंपनियां तभी इस समझौते की तरफ जाती हैं जब कोई बहुत बड़ी मशीन या संपत्ति हो जो निरंतर बदलती हो, तो उस पर एक बड़ी राशि निवेश करने से अच्छा है उसे कुछ समय के लिए लीज पर या किराए पर ले लिया जाए।